डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती है डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रीतम है और मैं केरल के एक गांव का रहने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरे पिता यहां एक मंडी में लगे हुए हैं। वहां पर उनकी तनख्वाह भी अच्छी है, इसलिए मेरा बचपन भी बहुत ज़्यादा अच्छा निकला। मुझे गांव में सबसे लाडला माना जाता था। मैं जिसके भी घर चला जाता वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता। पढ़ाई भी मेरी बहुत ही अच्छी तरह से गुजरी थी। स्कूल में मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, इसलिए मेरे टीचर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। दोस्त बनाने में भी मैं सबसे आगे था। भले ही मेरा गांव हो या आसपास के जितने भी गांव, मैंने कई अच्छे अच्छे दोस्त बना रखे थे और सारा दिन उनके साथ मस्ती किया करता। लेकिन फिर भी पढ़ाई में मेरे नंबर कम नहीं होते थे, बल्कि मैं हर बार अच्छा होता जा रहा था। शायद इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे पिता का था। मेरे पिता ने मुझे वो सब कुछ ला कर दिया जिसके बारे में मैं उन्हें कहा करता था। जो भी मुझे अच्छा लगता मेरे पिता मेरे लिए वो ला कर देते। वो शहर में काम किया करते थे, इसलिए उनकी तनख्वाह अच्छी थी और घर की सारी ज़रूरतें वो पूरी किया करते थे। वो दिल के इतने अच्छे थे कि हमारे गांव में जो भी अच्छे से पढ़ नहीं पाता था, मेरे पिता उनकी भी मदद किया करते थे। इसलिए हमारे परिवार का रुतबा हमारे इस गांव में बहुत ज़्यादा अच्छा था। जैसा कि मैंने आपको कहा, मेरे ढेर सारे दोस्त थे, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है, आपके दोस्तों की संख्या कम होती चली जाती है। इसका कारण ये भी है कि कुछ परिवार अलग जगह पर चले जाते हैं, कुछ बच्चे पढ़ने के लिए दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, कुछ बच्चे आपके साथ रहना पसंद नहीं करते, इसलिए भी वो आपसे दूर होने लगते हैं। इस तरह आपके दोस्तों की संख्या कम होती चली जाती है। फिर भी आपके कुछ पक्के दोस्त होते हैं। मेरे भी 5 से 6 पक्के दोस्त थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं पसंद किया करता था लोकेश को। लोकेश मेरे घर में भी आया करता था और कई बार छुट्टियों में मेरे घर में ही रहा करता था। 4 से 5 दिन वो मेरे घर रहा करता और हम दोनों गांव में बहुत ज़्यादा मस्ती किया करते। मुझे वो अपने भाई की तरह लगता था। मैं अपने घर में अकेला था और उसे अपना भाई ही माना करता था। मैं उससे कहा करता था कि तुम मुझसे कभी दूर मत जाना, भाइयों की तरह हम आगे बढ़ेंगे, हम अपना कोई बिजनेस करेंगे और हमेशा इकट्ठे ही रहेंगे। लेकिन जिंदगी को कुछ अलग ही पसंद होता है और हम उसे बदल भी नहीं सकते। इस बार हमारी 12वीं कक्षा के एग्जाम हो चुके थे। हम दोनों को पता था हम दोनों पास तो हो जाएंगे और अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। लेकिन मेरा दोस्त लोकेश आगे कॉलेज में पढ़ना चाहता था और बड़े शहर जाना चाहता था, इसलिए अपने पिता के साथ वो शहर के कई चक्कर लगाए जा रहा था। कई बार उसे पिता के साथ जाने का मौका मिलता था तो कई बार वो अकेला ही चला जाता था। मैं हमेशा उससे कहा करता था कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, जिस कॉलेज में तुम एडमिशन लेना चाहते हो मैं भी वहीं पर लूँगा। लेकिन लोकेश कह रहा था पहले वो अच्छी तरह से पता कर ले, हर कॉलेज में जा आए, उसके बाद ही वो एडमिशन लेना चाहेगा। इसलिए वो अकेला ही बस के सहारे शहर में जाया करता था। लेकिन बुरी खबर जब हमें मिली, सबके होश उड़ गए थे। लोकेश बस से फिसल कर नीचे गिरा और एक ट्रक के नीचे आ गया था। उसकी मौत सड़क पर ही हो गई। उसे अस्पताल ले जाया तो गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। जब ये खबर मुझ तक पहुंची थी, मेरी आंखें नम हो गई थी। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं रोए जा रहा था। भाई को खोने का गम था, एक दोस्त को खोने का गम था जो मेरा कलेजा चीरे जा रहा था। अखबार में भी वो खबर आई थी और मैं उसे पढ़ तक नहीं पाया था। मैंने अपने पिता से पूछा था आखिर मेरे भाई को क्या हुआ, आखिर मेरे दोस्त को क्या हुआ। मेरे पिता ने बताया कितनी बुरी तरह से वो मरा था। उसे बहुत दर्द हुआ होगा जब वो ट्रक के नीचे आया था। वो बस के बाहर ही लटका हुआ था और बस उतरने वाला था।
वहां भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी, इसीलिए बस के पास से वो ट्रक गुजर रहा था। तभी लोकेश का पैर फिसला। वो उतरने ही वाला था, लेकिन धक्के होने के कारण वो एक तरफ गिर गया और ऊपर से ट्रक निकल गया। मैं बार बार उस दृश्य को जैसे अपनी आंखों के सामने देख पा रहा था। ऐसा लग रहा था इस दुनिया में मेरा सबसे प्यारा दोस्त अब मुझसे दूर जा चुका है और मैं दोबारा उससे मिल भी नहीं पाऊंगा। ढेर सारी बातें थी जो उससे मैं करना चाहता था। मैं चाहता था मुझे एक दिन तो मिल जाए कि मैं अपने दोस्त से कुछ बातें कर पाऊं, उसे विदा कर पाऊं। लेकिन जिंदगी को जो पसंद होता है वैसा ही होता है। हम सोचते रह जाते हैं, हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। लेकिन शायद यहाँ आखिरी रास्ता था। हमारे गांव के आसपास जितने भी गांव हैं, वहां पर एक किंवदंती बहुत ज्यादा मशहूर है। रेगिस्तानी समंदर, रेत का समंदर। ये इलाका जंगल से भरा हुआ है, लेकिन कहा जाता है यहाँ पर भी एक रेत का समंदर है, जैसे कोई रेगिस्तान हो। उस रेगिस्तान को पार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वहाँ भूत प्रेत नजर आते हैं। उस रेगिस्तानी समंदर को पार करने के बाद एक मंदिर देखा जा सकता है। ये किसी भगवान का मंदिर नहीं है, मरे हुए इंसानों का मंदिर है, जो अभी अभी मरा होता है। हम अपने मन में उससे रिश्ता बनाए रखते हैं। उस मंदिर में पहुंचने के बाद हमें एक दिन मिलता है कि हम उसके साथ बिता पाए। ये किंवदंती मैं बचपन से सुनता आया था। अब लोकेश मुझसे दूर हो चुका था और उससे ढेर सारी बातें अभी बाकी थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं उस समंदर के पार चला जाऊं, लेकिन यहाँ घने जंगल में रेत का एक कण तक नहीं मिलता, तो समंदर कहाँ से होगा। हर कोई उसे झूठी कहानी कहता है, लेकिन उसे ढूंढने के लिए एक तरकीब भी बताई जाती है, जो भूतों के रास्ते के बीच से होकर गुजरती है। इसे सुनकर हर कोई डर जाता है, लेकिन जब अपना कोई बहुत दूर चला जाए, उससे मिलने के लिए ऐसे रास्तों पर चलना आसान सा हो जाता है। मेरे पिता 3 दिन के लिए शहर गए हुए थे और माँ को झूठ बोलने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई। माँ मेरी बातों पर बहुत जल्दी यकीन किया करती थी। मैंने माँ से कह दिया था, लोकेश का दुख बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं अपने किसी दोस्त के घर जाना चाहता हूँ। माँ बड़ी जल्दी मान गई थी। मेरे जितने भी दोस्त थे, सबकी आदतें बहुत अच्छी थी, इसलिए माँ ने कभी भी मुझे टोका नहीं कि मैं उनके साथ नहीं रह सकता। मैं चल पड़ा था अब उस रास्ते पर जहाँ मैं लोकेश के साथ एक दिन बिता सकता था। इस घने जंगल में जो पहली पहाड़ी आती है, वहाँ पर एक अजीब से पेड़ लगे हुए हैं। उन पेड़ों को काटना पड़ता है। भले ही वो ताज़ा पेड़ हों, लेकिन उनकी टहनी कटने के बाद थोड़ी सी आग से ही सुलगने लगती है। उसकी मशाल बनानी पड़ती है और अपने शरीर पर किसी भी तरह का कोई कपड़ा नहीं पहनना होता। उसके बाद मशाल को लिए उस जंगल में अंदर की तरफ जाना होता है। वहाँ एक नदी आती है। उस नदी में 7 बार डुबकी लगाने के बाद जब आपकी आंखें खुलती है तो दूसरी तरफ आपको रेत नजर आना शुरू हो जाता है। पहले तो जो पानी के साथ बहकर आए हुए कंकड़ होते हैं वैसा रेत नजर आता है, लेकिन उसके बाद रेगिस्तानी समंदर दिखने लगता है। ऐसा रेत जो सिर्फ रेगिस्तान में हो। ऐसी घाटियां बनी होती हैं जिस पर चलना शुरू हो जाओ, बस आगे बढ़ते जाओ, एक मंदिर मिलेगा जो दूसरी दुनिया का मंदिर है, मरे हुए लोगों का मंदिर, और जो आपके मन में हो वो उस मंदिर में बैठा हुआ मिलता है। बस उसी की तलाश में मैं निकल पड़ा था उस जंगल में। सभी कपड़े उतार उस घाटी पर पहुंच गया था और वो बेढंगे से पेड़, उसकी टहनी काटने के लिए कोई चाकू तक नहीं लेकर आया था मैं। वहां ढेर सारे पत्थर पड़े हुए थे। उन पत्थरों को पकड़ मैं टहनी को तोड़ने की कोशिश करता रहा और 1 घंटा तो मेरा वहीं पर बीत गया था। टहनी को तोड़ लिया और जेब में रखी वो माचिस भी थोड़ी थोड़ी गीली सी महसूस हो रही थी। यहाँ मौसम नम ही रहता है और कभी भी बारिश शुरू हो जाती है। भले ही बारिश तो नहीं हुई थी, लेकिन माचिस तो नम हो गई थी। कैसे सुलगाऊंगा, उस मशाल को कैसे बनाऊंगा, ये सोच मेरे मन में अब भी उसी तरह से चल रही थी। टहनी तो तोड़कर हाथ में रख ली थी, लेकिन ये पतली सी टहनी तोड़ने में 1 घंटा लग गया और कितने समय तक जलेगी। गीली लकड़ी है, जल भी पाएगी या नहीं, कई सवाल थे मेरे मन में। हर सवाल का जवाब कुछ ही क्षणों में मिलने वाला था। कहीं कोई जानवर ही तो मुझ पर हमला नहीं कर देगा।
यहाँ इस तरह से नंगा घूम रहा हूँ, कोई पेड़ों को काटने के लिए आया तो मुझे पागल ही समझेगा। लेकिन दोस्त से मिलने की तलब थी जिसके लिए यहाँ इस तरह खड़ा था मैं। उस लकड़ी के जितने भी पत्ते थे वो सारे उखाड़ दिए थे, उसे पत्थर से ही छील डाला था। गीली लकड़ी थी और माचिस से जलाने की मैं कोशिश कर रहा था और खुद पर थोड़ा सा हंस भी रहा था। पहली ही तीली से छोटी सी चिंगारी निकली जिसने उस लकड़ी का सिरा जला दिया। अपनी आंखों के सामने जो मैं देख पा रहा था उस पर यकीन कोई नहीं करता। छोटी सी चिंगारी गीली लकड़ी को कैसे जला सकती है कोई मानता ही नहीं, लेकिन ये मशाल जल रही थी। लकड़ी के ऊपर इस तरह से छोटी छोटी चिंगारियां ऊपर की तरफ उठकर ये आग बना रही थी कि ये लकड़ी ना जल रही हो, इसके अंदर का वो पानी जल रहा हो। जलते हुए पानी को देखा था जो ऊपर भाप बनकर उड़ रहा था। अब इस मशाल को लेकर मुझे आगे की तरफ बढ़ना था। मैं आगे बढ़ना तो शुरू हो गया, लेकिन अंधेरा हो चला था। धीरे धीरे इस अंधेरे में डर मेरे अंदर घर करने लगा और थोड़ी थोड़ी हवा जो पत्तों को हिला रही थी वो भी मुझे डरा रही थी। धीरे धीरे पत्ते कभी इधर की तरफ उड़ते तो कभी इधर की तरफ, जैसे आंधी आने वाली हो। लेकिन आकाश की तरफ जब मैं देख रहा था बादल का नामो निशान तक नहीं था। कभी तो कुछ टहनियाँ एक तरफ हवा के कारण मुड़ जाती तो कभी कुछ टहनियाँ हवा के कारण दूसरी तरफ मुड़ जाती। ऐसा नहीं लग रहा था कि हवा एक दिशा में चल रही हो, ऐसा लग रहा था इस मशाल से हवा निकल रही हो जो अलग अलग दिशा में उन पेड़ों को गिराए जा रही हो। हवा आंधी में बदलना शुरू हो गई थी और मैं बिना कपड़ों के यहाँ आगे की तरफ बढ़ रहा था। आगे मुझे वो नदी भी नजर आ गई और पेड़ों के पत्ते थोड़ा थोड़ा चमक रहे थे। ऐसा एहसास दे रहे थे जैसे ये वन किसी और ही समय का हो। इस जंगल में ऐसे पेड़ दिखाई नहीं देते जो यहाँ पर दिख रहे थे। इस नदी को घेरे हुए और उन पत्तों को चीरता हुआ मैं नदी में छलांग लगा गया। यहाँ पर पानी इतना ज़्यादा बहाव के साथ नहीं था कि मैं उसमें डूब जाता। बड़े आराम से 7 डुबकियाँ लगाई मैंने और जब आंखें खोली मुझे ढेर सारी ठंड लग रही थी। ठंड के कारण शरीर जकड़ा जा रहा था और पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं थे मेरे पास। मैं नदी से बाहर आ गया और मेरी आंखों के सामने जो था मैं यकीन नहीं कर सकता था। सामने रेत के कण दिख रहे थे, वहाँ रेत ही रेत। मैं भागता हुआ उस रेत पर गया और उसमें थोड़ी थोड़ी तपिश थी जो मेरे शरीर को गर्मी दे रही थी। ऐसा लग रहा था ये रेत इस जंगल में ना हो। यहाँ तो इतनी ठंड सी हो गई थी लेकिन ये रेत थोड़ी थोड़ी गर्म थी। रेत पर चलना शुरू हो गया मैं। आगे रेत गहरी होती गई और उसका रंग पीला होता गया। रेत जो नदियों में पाया जाता है उसका रंग ग्रे कलर का होता है, अजीब सा रंग होता है। लेकिन जो रेगिस्तान में पीले रंग की रेत पाई जाती है वो कुछ खास इलाकों में ही पाई जाती है। केरल में ऐसी रेत नहीं पाई जाती, लेकिन आंखों के सामने ये रेत थी। यानी वो किंवदंतियां भी सच है। इस मशाल को लिए मैं उस रेत पर आगे बढ़ रहा था और वो गर्मी पाँव में पड़ रही थी और ठंड को कम किए जा रही थी। जैसे ही उस रेत में काफ़ी आगे बढ़ चला, जैसे ये जंगल पीछे छूट गया हो और मैं किसी रेगिस्तान में पहुंच गया। वहाँ अब इस तरह बिना कपड़ों के मुझे भी शर्म आ रही थी। कहीं मैं किसी ऐसे इलाके में ना पहुंच जाऊं जहाँ पर भीड़ ही भीड़ हो और बिना कपड़ों के मैं काफ़ी अजीब सा लगूंगा। लेकिन अब रेत को शरीर पर पहन भी तो नहीं सकता। पीछे पत्ते थे, कुछ तोड़कर शरीर पर लपेट लेता तो अच्छा होता। लेकिन किंवदंती के अनुसार रेत पर चढ़ने से पहले शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब रेत में कपड़ा कहाँ से ढूंढूं? मैं इसका जवाब चाहता था और शायद आगे जाकर ही मुझे ये जवाब मिलता। अब मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। इस रेगिस्तान में क्या क्या होता है किसी ने अच्छे तरह से कभी समझाया ही नहीं। बस ये बताया जाता है कि रेगिस्तान को पार करना ही सबसे मुश्किल होता है, उसके बाद ही वो मंदिर नजर आता है। अब इस रेगिस्तान को पार करने में मुझे भी बहुत मुश्किल हो रही थी। रेत गर्म होती जा रही थी, भले ही आधी रात का समय हो। कुछ ऊंचे ऊंचे टीले बने हुए थे जिस पर चढ़ने में टांगों का पूरा जोर लग जाता और बिना कपड़ों के शरीर में कभी कभी ठंड सी लगनी शुरू हो जाती।
हवा इतनी ठंडी चलती, रेत भले ही गर्म होती और मैं खुद को रेत से ढक लेता ताकि गर्मी मिल पाए। आगे भी तो मुझे बढ़ना था। कुछ समय बिताने के बाद रेत को हटाता और आगे बढ़ने लगता। तभी सामने एक टीले पर जलती हुई आग नजर आई। 4 लोग काले कपड़ों में वहां पर बैठे हुए थे। अब मुझे शर्म भी आ रही थी कि मैं उनके पास जाऊं या ना जाऊं, उनसे मदद मांगूं या ना मांगूं। लेकिन रेत में वो बैठे हुए हैं तो उन्हें पता होगा ये कौन सी जगह है और मंदिर किस दिशा में मिलेगा। मैं सीधा उनकी तरफ बढ़ चला। जैसे ही उस आग के पास पहुंचा तो मैंने देखा ये काले कपड़े नहीं हैं, काले रंग के चोले हैं जो उन्होंने पहन रखे हैं और अपने चेहरे को भी ढक रखा है। वो हाथ सेक रहे हैं उस आग पर। शायद इस ठंडी हवा से बचने के लिए वो आग सेक रहे हैं, लेकिन रेत भी तो गर्म है। उन्होंने रेत पर पांव नहीं रखा हुआ था, टांगे ऊपर की तरफ उठाई हुई थी। चारों तरफ एक एक पत्थर रखा हुआ था जिस पर वो चारों लोग बैठे हुए थे। लेकिन एक तरफ एक छोटा सा पत्थर भी था जिस पर कोई बैठा नहीं था, लेकिन वो जगह तो बैठने के लिए ही बनाई गई थी। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, मेरी जबान से पहला शब्द निकलने वाला था, उन चारों ने हाथ एक तरफ करके इशारा किया। वो उस पत्थर की तरफ किया गया इशारा था, जैसे मुझे कह रहे हों कि मैं वहां पर बैठ सकता हूं। उन्होंने देखा तक नहीं कि उनके पास कोई आया हो। रेत पर कदम भी मेरे धीरे धीरे पड़े थे, जिसने आवाज तक नहीं की, फिर भी वो पहचान गए। मैं उस पत्थर पर जल्दी से जाकर बैठ गया और सिकुड़कर आग सेकने लगा। तभी उन चारों के हंसने की आवाज आई। वो धीमा धीमा हंसते जा रहे थे, जैसे हंसी रोकने की कोशिश कर रहे हों, और मैं बिना कपड़ों के सिकुड़कर उस पत्थर पर बैठा हुआ था। शर्म तो मुझे भी आ रही थी। कहीं इन 4 लोगों में कोई औरत तो नहीं जो मुझे इस तरह से बिना कपड़ों के देखकर हंस रही हो। इतनी शर्म के मारे आंखें झुकी जा रही थी कि मैंने शब्द पहला यही कहा कि आपके पास ऐसे कपड़े हैं? मैं कपड़े पहनना चाहता हूं। मैंने कपड़े पीछे ही उतार दिए हैं। आपको तो पता है ना, यहाँ किंवदंती है, बिना कपड़ों के वो मंदिर को ढूंढा जा सकता है, उसके बिना ढूंढ नहीं सकते। तो मैं भी उस मंदिर को ढूंढने के लिए निकला हुआ हूँ। अगर आप मुझे कपड़े दे सके तो अच्छा होगा। मेरे ये शब्द सुनकर वो चारों सन्न से हो गए। अब ना हंसी की आवाज आ रही थी, ना वो कुछ बोल रहे थे। तभी एक के बोलने की आवाज आई। हम ये चोला तुम्हें दे तो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। आगे जाकर तुम्हें ये उतारना ही पड़ेगा। मैंने भी कह दिया, कोई बात नहीं, जितनी देर पहन सकूं मैं उतना तो पहनूंगा, थोड़ी सी ठंड लग रही है। लेकिन दूसरे आदमी ने जो कहा उसने थोड़ा सा डराया भी था। उसने कहा, मैं अपना ये चोला उतार कर भी तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन तुम मुझे देख नहीं पाओगे और चोले को तो हाथ भी नहीं लगाओगे, भाग निकलोगे। अब बताओ, दूं क्या चोला? मैं थोड़ा डरा। आखिर ये ऐसा क्यों कह रहा है? अंदर से कौन निकल सकता है? कहीं कोई आदिवासी तो नहीं, कहीं कोई खूंखार आतंकवादी तो नहीं जिसे देखकर मैं डर जाऊं? मैंने फिर भी हामी भर दी और कहा, आप अगर ये चोला मुझे दे सके, आपने तो अंदर कपड़े पहने होंगे ना। लेकिन हंसते हंसते चारों खड़े हो गए और एक ने अपना चोला उतारा, और जब उसने अपना चोला उतारा मेरे पांव तले जमीन खिसक गई थी। ये कोई इंसान नहीं था, ये कंकाल था हड्डियों का। हड्डियों के उस कंकाल ने चोला पहन रखा था और एक भी मांसपेशी शरीर पर नहीं थी। हड्डियां कैसे हिल पा रही थी, आंखें फटी की फटी रह गई देखकर। उस चोले को उसने आगे बढ़ाया, लेकिन मेरी टांगें कांप रही थी। वो तो हड्डियों का ढांचा था, शायद कोई भूत या प्रेत ही हो। मैं उस चोले को बिना हाथ लगाए आगे की तरफ भागना शुरू हो गया। उनसे दूर भाग रहा था और पीछे से हंसने की आवाजें आ रही थी। वो कंकाल हंस रहे थे मुझ पर, कैसे मैं डर कर भाग रहा हूं। उनसे बहुत दूर भागा, उन्होंने पीछा तक नहीं किया। काफी आगे पहुंच गया मैं, वहां मुझे पेड़ नजर आए। रेगिस्तान में लगे हुए वो सड़े हुए पेड़, ढेर सारे पेड़ थे चारों तरफ। अब उनके बीच से निकलकर जाना था। मैं उन पेड़ों के बीच से निकल रहा था और वहां हंसी की आवाज आना शुरू हो गई। ये किसी औरत के हंसने की आवाज थी। थोड़ा दूर आगे मैं गया, मुझे और हंसने की आवाजें आई। कुछ लड़कियों के हंसने की आवाजें, कुछ औरतों के हंसने की आवाजें, लेकिन कोई भी हंसी किसी मर्द की नहीं थी। मैं देखता जा रहा था, कहां से हंस रहा है कौन है जो मुझ पर हंस रहा है, लेकिन मुझे दिखाई तक नहीं दे रहा। मैं हर एक पेड़ के पीछे भाग भाग कर देखने लगा।
वो हंसी की आवाज़ें अब भी करीब से आ रही थी। मैं उन पेड़ों के ऊपर देखने लगा। उन पेड़ों के ऊपर वो लहराते हुए कपड़े मुझे दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था पेड़ों के ऊपर झंडे लगाए गए हों, लेकिन औरतें तो दूर दूर तक नहीं दिख रही थी। मैं अब ऊपर की तरफ आंखें किए आगे बढ़ना शुरू हो गया। कभी किसी पेड़ से टकराता, लेकिन मेरी नज़र तो उन झंडों पर रहती। वो झंडे हवा के कारण कभी किसी एक पेड़ पर होते और अचानक से वहां से निकलकर दूसरे पेड़ से चिपक जाते। कुछ ही दूर जाने पर मैं ये महसूस कर पा रहा था, ये कपड़े नहीं हैं, यही वो औरतें हैं जो मुझ पर हंस रही हैं, लेकिन इस तरह कपड़ों की तरह लहरा कैसे रही हैं? क्या इसके अंदर औरतें भी हैं या इन पेड़ों से ही आवाज़ आ रही है? मैं ऊपर की तरफ चेहरा करके अब चीखना शुरू हो गया था, जो भी मुझ पर हंस रहा है सामने आए, मैं बात करना चाहता हूं। तभी हंसते हंसते वो कपड़े जैसे पेड़ों से नीचे गिरे और नीचे औरतों के रूप में बदल गए। काले रंग के कटे फटे से कपड़े पहने सामने वो औरतें मुझ पर हंस रही थी, जिनके चेहरे काफी खूबसूरत थे, लेकिन उनकी उंगलियां काफी सफेद रंग की लंबी, जैसे किसी चुड़ैल की हो। मैं डर भी रहा था और शर्मा भी रहा था। ऐसा एहसास बयां तक नहीं किया जा सकता। मैं ये तो जानता था कि ये रास्ता काफी खतरनाक हो सकता है, लेकिन ये नहीं जानता था कि ऐसे ऐसे खतरों का सामना भी करना पड़ सकता है। वो चुड़ैलें थीं, जिनके नाखून बहुत ज्यादा लंबे थे और मेरे शरीर पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था, और वो भी हंसती हंसती अपने वो नाखूनों से मुझ पर इस तरह हमला करने लगी कि मैं वहां से बचकर भी भाग नहीं पा रहा था। कभी किसी पेड़ के पीछे छिप जाता और उनके तीखे नाखून उस पेड़ को जैसे चीर डालते। मैं कभी बैठकर बचता तो कभी भाग कर बचता। वो 5 से 6 चुड़ैलें थी। बस एक ही फायदा था कि वो झुंड में हमला कर रही थी। अगर मुझे घेर कर हमला करती तो मैं बच नहीं पाता। वो झुंड में हमला करती जा रही थी और मैं बचकर भागता जा रहा था। उनके नाखून इतने तेज थे कि उन पेड़ों को काट रहे थे और मैं किसी तरह से बचता बचता उन पेड़ों से आगे निकलता गया। तभी एक गिरे हुए पेड़ को देखा मैंने। उस पेड़ को इस तरह से गिराया गया था कि उसके बीच से जैसे घुन ने सब कुछ खा लिया हो। मैं इसको कपड़े की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। उस बड़े से पेड़ के हिस्से के बीच में घुस गया था और उसकी जैसे स्कर्ट सी बन गई थी। अब उसके सहारे उसे पहने हुए ही उस रेत पर भागने लगा और पेड़ों को वो चुड़ैलें पार नहीं कर पाई। वो उन पेड़ों तक ही सीमित थी और दूर से हंसती रही। मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं डर कर आगे बढ़ूं या शर्मिंदा होकर। वो मुझ पर ऐसे हंस रही थी जैसे बिना कपड़ों के इंसान को देखा हो, लेकिन मैं इस तरह से डरा हुआ था जैसे चुड़ैलों के हाथ से अभी अभी जिंदा बचा हूं। अब उन पेड़ों से बहुत दूर निकल आया था मैं। अब फिर से एक दिशा की तरफ आगे बढ़ने लगा मैं थोड़ा सा ही आगे बढ़ा था, मुझे ऐसा महसूस होना शुरू हुआ जैसे रेत काफ़ी ज़्यादा नरम हो। इस रेत पर जब मैं पैर रख रहा था, ये रेत नीचे की तरफ थोड़ा थोड़ा धंस रही थी। मैं धीरे धीरे आगे चलना शुरू हो गया। मुझे डर था कहीं इस रेत में मैं दफन ना हो जाऊं। मैं रेत के बीच फंसना नहीं चाहूँगा जहां आपको बचाने के लिए भी कोई ना आए। लेकिन यहाँ आसपास से आ रही आवाज़ें भी अब डराना शुरू हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुत्तों की भीड़ किसी पर हमला कर रही हो। ऐसी आवाज़ें यहाँ गूंजे जा रही थी, लेकिन ये आवाज़ें किस दिशा से आ रही हैं ये समझ में नहीं आ रहा था। रेत के टीलों पर आवाज़ इस तरह से गूंजती है कि आपकी समझ से बाहर हो जाती है। हर दिशा से आ रही आवाज़ लगती है वो। मैं धीरे धीरे ही भले आगे बढ़ रहा था, लेकिन डर तो मेरे अंदर पूरी तरह से समाया हुआ था। वो मंदिर कब नजर आएगा, कितनी दूर है, बस अपने दोस्त से एक ही तो दिन बिताना है, उसके लिए कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मैं ये सोच ही रहा था, अचानक मेरा पैर रेत में धंसा और मैं पूरा का पूरा रेत में समा गया। अचानक पत्थर के ऊपर जैसे मैं गिरा। ये अंदर बनी हुई टनल सी लग रही थी। ऊपर रेत था और अंदर दीवारों पर चमकते हुए पत्थर लगाए गए थे, जिस कारण दूर दूर तक देखा जा सकता था। इस रेगिस्तान में इस तरह से टनल्स भी बना रखी है, आखिर इसे किसने बनाया है? मैं ये सोच रहा था। अब इस रेत से मैं बाहर निकलना चाहता था। इस टनल के ऊपर कैसे चढ़ूं? एक तो ये लकड़ी की स्कर्ट भी बहुत मुश्किल कर रही थी, लेकिन पहनने के लिए मेरे पास बस यही तो था। शरीर ढकने के लिए और कुछ था भी नहीं।
मैं उसे पहने हाथों से ऊपर की तरफ उठाए हुए अपनी इज्जत बचाए हुए आगे उस टनल में बढ़ने लगा। अब वो कुत्तों के भौंकने की आवाज करीब से आने लगी थी। वो टनल्स के बीच से ही आ रही थी। अचानक एक दीवार को फाड़ एक कुत्ता जैसे बाहर की तरफ आया, लेकिन ये कोई जिंदा कुत्ता नहीं था। उसका आधा शरीर फटा हुआ था, सिर्फ 3 ही टांगे थी और उन 3 टांगों के सहारे ही वो मेरे पीछे पड़ गया। भागने में मुझे मुश्किल हो रही थी। इस लकड़ी की ढाल को पहने हुए मैं आगे की तरफ भागता रहा और वो भी लंगड़ाता हुआ मेरे बहुत करीब। वो मुझे चबा जाना चाहता था, लेकिन तभी उस दीवार से और कुत्ते निकलने लगे। वहां ऐसे मुर्दे कुत्ते मेरे पीछे पड़ चुके थे और हर एक कुत्ते की 3 ही टांगे, एक एक टांग जैसे हर किसी की गल चुकी हो या हर एक कुत्ता एक दूसरे का क्लोन हो। देखने में वैसे के वैसे ही थे वो सब, लेकिन मुझे डर लग रहा था। मैं भागता जा रहा था उस लकड़ी के ढांचे को ऊपर की तरफ उठाए हुए, ताकि मेरी टांगें पूरी तरह से खुल सके। मैं भागकर काफी दूर निकला और अब ये समझ गया था इस ढाल को पहने मैं बच नहीं पाऊंगा। तो मैंने उस लकड़ी के गट्ठे को उतार दिया। फिर से मैं पूरी तरह से नंगा हो चुका था, लेकिन भाग पा रहा था अच्छी तरह से। उन 3 टांग वाले कुत्तों से अब बहुत दूर निकल आया और उस टनल से बाहर निकलने का रास्ता भी दिख नहीं रहा था। बस टनल से मैं भागे जा रहा था। सामने मुझे सीढ़ियां नजर आई ऊपर की तरफ जाती हुई। तब जाकर सांस में सांस आई कि अब इस रेत की टनल से बाहर निकल पाऊंगा। उस रेगिस्तान में मंदिर भी तो ढूंढना है मुझे। मैं उन सीढ़ियों के सहारे ऊपर पहुंचा, फिर से उस रेत में। अब उस रेत के आगे मुझे एक गांव नजर आया। वहां ढेर सारे घर बने हुए थे। उन घरों के ऊपर लाइट लगी हुई थी, लेकिन मंदिर दिख नहीं रहा था। शायद वो बड़े से गांव के बीच में कोई मंदिर बना हुआ हो। उसी के बारे में सब बताती हूँ, देखते हैं यहाँ पर पहुंचकर। अब मैं उस रेत में आगे बढ़ने लगा और कदम मेरे बहुत ही धीमे पड़ रहे थे। मैं दोबारा उस टनल में फंसना नहीं चाहता था। मैं धीरे धीरे चलता हुआ उस गांव के करीब पहुंचा। वहां पर कई लोग थे जो घरों में घुस भी रहे थे और भागकर घरों से बाहर भी निकल रहे थे। कुछ ने सूट बूट पहन रखा था तो कुछ ने गांव वाले पुराने से कपड़े पहन रखे थे। वहां औरतें भी थीं और मर्द भी थे। उन्हें देखकर मुझे काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। मैं बिना कपड़ों के अगर उस गांव में गया तो सब लोग मुझ पर हंसेंगे। मैं एक घर के पीछे छिप गया। अब मैं चाहता था कि कुछ कपड़े पहन लूं, उसके बाद ही गांव के बीच पहुंच पाऊं, लेकिन मैं क्या करता। चोरी छिपे घर के अंदर जाने की कोई खिड़की भी नहीं दिख रही थी। हर घर ऐसा जिसमें एक भी खिड़की नहीं, बस एक दरवाज़ा जो बहुत मोटा था, और हर कोई जैसे एक कमरे से निकलकर दूसरे घर के कमरे में पहुंच जाता। वहां भगदड़ सी मची हुई थी। हर कोई जैसे कोई खास काम कर रहा हो। किसी के हाथ में बैग तो किसी के हाथ में झोला। वो उसे पकड़े हुए एक दूसरे के घर में घुसते जा रहे थे। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन कुछ समय वहाँ खड़े रहने के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की। एक घर में बहुत सारे लोग घुस तो रहे थे, लेकिन उस घर से जो बाहर आ रहा था वो कोई और ही होता। मैंने नोटिस किया 50 लोग एक छोटे से झोंपड़े के अंदर गए, लेकिन उस झोंपड़े से जो बाहर निकल रहे थे वो कोई और ही होते। आखिर छोटी सी जगह में कहाँ जा रहे हैं लोग? क्या मुझे अंदर जाकर कुछ कपड़े पहन लेने चाहिए, या बाहर ही कुछ मिल जाए जिसे लपेट कर मैं गांव के अंदर जाकर किसी से बात तो कर पाऊं? काफी देर एक घर के पीछे छिपे हुए अब मैं सोच रहा था शर्म को एक तरफ कर ही दूं। उन्हें समझा दूंगा कि मेरे कपड़े पीछे रह गए। मैं उसकी किंवदंती को सुनकर यहाँ पर आया हूँ, वो मेरी बात मानेंगे ही। मैं जल्दी से उस गांव के बिल्कुल बीच में पहुंच गया और किसी से बात करने की कोशिश करने लगा। ज़्यादातर मैं मर्दों से ही बात करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था अगर मैं इस तरह बिना कपड़ों के किसी औरत से बात करूंगा तो वो डर कर वहां से भाग ना जाए और ये गांव वाले मेरी पिटाई ही ना कर दे। इसीलिए मैं उन औरतों से दूर किसी न किसी मर्द को पकड़कर उससे बात करना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं आवाज़ लगाता वो जल्दी से घर के अंदर चले जाते। वो इस तरह भगदड़ में थे कि मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहा था। हर मर्द भागकर आगे की तरफ चला जाता। अब किसी औरत से बात करना ही आखिरी चारा बचा था, तो मैं किसी औरत के पास जाकर बात करने लगा।
वो एक शहर की औरत लग रही थी जिसने सूट बूट पहना था, हाथ में एक बैग पकड़ा हुआ था। मैं उसके बिल्कुल सामने खड़ा हो गया और मैं कहने लगा, प्लीज़ मेरी बात मानिए, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है, मेरी मदद कीजिए। वो हंसती हुई मेरे पास से निकल गई, लेकिन उसने कोई जवाब तक नहीं दिया। भगदड़ में अब किसे मनाता मैं, किससे जवाब पाता मैं वहीं पर बैठ गया और रोने लगा। समझ में नहीं आ रहा था करूं तो करूं क्या। रात बीतने पर आ चुकी है, अब क्या करूं। लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी मेरे करीब आया। वो मेरे करीब आकर कहने लगा, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, लेकिन तुम्हें रोते हुए देखा। मेरा काम कुछ ज़्यादा लंबा है, इसलिए मैं कुछ समय के लिए रुक गया। जल्दी बताओ, कोई ख़ास काम है, मैं तुम्हारी कोई मदद करूं। मैं जल्दी से खड़ा हो गया। अब मैं उस बुज़ुर्ग से बात कर रहा था। मैंने कहा, मैं उस मंदिर में जाना चाहता हूँ, वहाँ अपने दोस्त से मिलना चाहता हूँ। ये किंवदंती के अनुसार मैं बिना कपड़ों के इस मशाल को लिए यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे वो मंदिर का रास्ता बता दीजिए। अगर कुछ कपड़े देना चाहते हैं तो मुझे कपड़े भी दे दीजिए। तो वो बुजुर्ग मुस्कुराता हुआ कहने लगा, कपड़े तो यहाँ नहीं मिलेंगे, और ये कपड़े भी तुम्हारे शरीर पर टिक नहीं पाएंगे। तुम्हें ऐसे ही रहना होगा। और वो मंदिर का रास्ता इस गांव के बिल्कुल पीछे है। जब गांव से बाहर निकलोगे, पीछे वाले तालाब के पास तुम्हें वो मंदिर मिलेगा। वहां पर बैठ जाना, कुछ इंतजार करना, तुम्हारा दोस्त तुम्हें वहां पर मिल ही जाएगा। मैंने उसका शुक्रिया किया और वो भी जल्दी से भागकर एक घर के अंदर चला गया। मैं ये सवाल भी करना चाहता था, आखिरकार वो भाग क्यों गया और हर कोई अलग अलग घर के अंदर क्यों जा रहा है। लेकिन उससे ज़्यादा बड़े सवाल का जवाब मुझे मिल गया था, वो मंदिर कहाँ है। मैं सीधा उस तरफ चल पड़ा। नज़रें मेरी झुकी हुई थी। मुझे लग रहा था इस तरह बिना कपड़ों के देख मुझे लोग हंस रहे होंगे, लेकिन किसी का ध्यान तक नहीं पड़ रहा था। मुझसे छूकर भी कई लोग करीब से निकल जाते, लेकिन वो मेरी तरफ देखते तक नहीं। जैसे एक बिना कपड़ों के इंसान को देखने से ज़्यादा ज़रूरी काम उनके पास हो। वो अपने काम की तरफ ज़्यादा निष्ठा के साथ जा रहे थे। मैं भी उस पगडंडी को पकड़े उस गांव से बाहर निकल आया। जैसे ही मैं बाहर निकला, सामने वो तालाब दिखा और उसके पीछे वो अजीब ढंग का, अजीब आकार का बना हुआ मंदिर दिखा मुझे। मैं उस आकार को बयान नहीं कर सकता। कुछ पत्थर हवा में लहरा रहे थे, तो आकार ऐसा बना हुआ था जैसा हम आंखों से देख तक नहीं सकते। तालाब के पास से चलता हुआ उस मंदिर के पास पहुंचा। उस मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं थी, कोई आकार नहीं था, बस बैठने के लिए एक कुर्सी बनाई गई थी। उस कुर्सी के साथ ही अजीब सा एक टेबल लगा हुआ था। वो टेबल भी शायद बैठने के लिए होगा। मैं उस टेबल पर जाकर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। कुछ समय मैं इंतज़ार करता रहा और वहाँ रोशनियाँ ऊपर से जैसे चमकती रही। सामने से चलकर आता हुआ एक इंसान दिखा, जिसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उसने सूट बूट पहन रखा था। उसके हाथ में भी बैग था और वो भागता हुआ उस मंदिर के करीब आया। अब चांद की रोशनी में मुझे नजर आया ये मेरा दोस्त लोकेश था। पहली बार मैंने उसे सूट में देखा था। ये कपड़े मरने के बाद उसे मिले होंगे, कैसे? वो भागता हुआ आया और उस कुर्सी पर बैठ गया। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मुझसे मिलने के लिए? तभी मैं कहूँ मेरा एक काम आगे क्यों कर दिया गया? तुम्हारे कारण किया गया, क्योंकि तुम इस मंदिर में मेरा इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे साथ कोई और तो नहीं आया? मेरा ज्यादा समय बर्बाद मत करना। मैं उसकी आंखों की तरफ देखकर इस तरह से घबराया हुआ अपने मन में कई सवाल उठा रहा था। आखिर उसे मुझ पर प्यार नहीं आ रहा? मैं उससे मिलने के लिए इतनी दूर आया हूँ, उसे गले लगाना चाहता हूँ, लेकिन वो इस तरह से काम की तरफ बात कर रहा था जैसे कोई खास काम रह गया हो। मैं खड़ा होकर उससे बात करने लगा। मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ बातें करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ पूरा एक दिन बिताना चाहता हूँ। तुम्हारा वो एक्सीडेंट हो गया, मुझे बहुत बुरा लगा, तुम मुझसे दूर चले गए। लेकिन लोकेश की बातें काफ़ी अजीब सी थी। हाँ, मुझसे वो गलती हो गई, उसी गलती के कारण मेरी मौत जल्दी हो गई। अब मुझे ढेर सारे काम करने हैं ताकि यहाँ से मैं बाहर निकल पाऊँ। ये काम किए बिना मैं बाहर निकल नहीं सकता, इसलिए ज़रूरी है, जल्दी करो, क्या बात करना चाहते हो? वो इस तरह से जल्दबाजी दिखा रहा था कि मेरे अंदर से सवाल तक नहीं निकल रहे थे। यह वो लोकेश नहीं था जिसे मैं जानता हूँ। मैं उसके सामने रोने लगा और उसने मुझे संभाला और कहा,
देखो, मुझे माफ करना, यहाँ पर जितने भी लोग तुम देख रहे हो सब मरे हुए हैं। मरने के बाद हमें खास काम मिलते हैं, हमें इस सृष्टि में खास काम करने पड़ते हैं और कुछ लोगों को जिनके हाथ में बैग होते हैं, लोगों की आत्मा को शरीर से अलग करने का काम मिलता है। मुझे भी वही काम दिया गया है और मुझे कई और काम भी करने हैं। मैं तुमसे ज़्यादा देर बात नहीं कर सकता। मैं रोता जा रहा था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक दिन बिताना चाहता हूँ। लोकेश कुछ समय तक तो इधर उधर देखता रहा और फिर कहने लगा, ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो। तुम एक दिन मेरे साथ बिता सकते हो। तुम भी तो किसी को नजर नहीं आओगे। मेरे साथ ही रहना और मैं काम करता रहूंगा। हम बातें करते रहेंगे और इस तरह काम भी चल जाएगा और बातें भी हो जाएंगी। मैं खुश हो गया। अब मैं उसके साथ चल पड़ा था। वो मेरा हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ने लगा। उसके चलने की रफ्तार काफ़ी तेज थी, जैसे कोई खास काम छूट गया हो। चलता चलता वो एक झोंपड़े का दरवाज़ा खोलकर खड़ा हो गया। उस झोंपड़े के अंदर का दृश्य ही अजीब सा था। कोई और ही देश था ये। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नजर आ रही थी, जैसे ये दरवाज़ा किसी और ही देश का दरवाज़ा हो जहां हम पहुंच गए थे। मैं लोकेश के साथ चलता गया। वो एक अस्पताल की बिल्डिंग थी जिसमें भागता हुआ लोकेश घुस गया। कई लोग थे जो हमें देख तक नहीं पा रहे थे। कुछ लोग देख पा रहे थे जो मौत के बहुत करीब थे। वहां कई सारे लोग थे, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल लोकेश की तरह काला सूट पहने, हाथ में बैग लिए तेजी से भागकर बाहर की तरफ भी जा रहे थे। वो शायद अपना काम करके जा रहे थे। मैं लोकेश के साथ था और उससे बातें किए जा रहा था। भागता भागता, हांफता हांफता वो मेरे सारे सवालों का जवाब दे रहा था। मरने के बाद हमें कई काम मिलते हैं और उसका काम लोगों के शरीर से आत्मा को दूर करना है। मैं उससे पूछ रहा था, क्या तुम लोगों को मार देते हो? उसने कहा, नहीं, मरने के बाद शरीर से आत्मा को अलग करना पड़ता है। हम पूरा दिन जब भी बिताते हैं तो मौत के बहुत करीब होते हैं, मौत को छू कर निकलते हैं। इस तरह हम पूरी जिंदगी जीते हैं और इसी तरह मरे हुए लोगों को काम मिलता है, ऐसी छोटी मोटी गलती के कारण मरे हुए लोगों को अलग करना। हम दोनों अस्पताल के एक वार्ड में गए थे, एक कमरे में जहां पर एक हार्ट का पेशेंट लगभग मौत के करीब ही था। वहां हम दोनों बैठ गए और लोकेश इंतजार करने लगा। ये शायद मरने वाला है। अभी एक नर्स आएगी जो इंजेक्शन गलत लगा देगी। अगर उसने गलत इंजेक्शन लगाया तो ये मर जाएगा, अगर सही इंजेक्शन लगा तो ये बच जाएगा। इसी तरह हर रोज हमारे साथ होता है। छोटी मोटी गलती हमें मौत के बहुत करीब ले आती है। जैसे ही नर्स वहां पर आई, मैं और लोकेश खड़े हो गए। हम उस ड्रिप की तरफ देख रहे थे जिसमें इंजेक्शन लगाया जाना था। उसने गलती से गलत इंजेक्शन उठाया तो सही, लेकिन ड्रिप में लगाने से पहले ही उसकी नज़र पड़ गई और वो घबरा सी गई। उसने वो इंजेक्शन दूर रख दिया और डॉक्टर को बुलाया, सही इंजेक्शन लगाया और उसके बाद फिर से हमारी भगदड़ शुरू। उसे हम ले जा नहीं सकते थे, वो बच गया था। अब भागते भागते उस अस्पताल से हम बाहर आए और जल्दी से उस दरवाजे को खोल हम फिर से झोंपड़े से बाहर आ गए थे। ये दरवाजे थे अलग अलग देशों के। भागता हुआ वो एक अलग झोंपड़े में जा रहा था। उसके हाथ में जो बैग था, उसने वो बैग खोला। उसमें एक और तस्वीर थी और कुछ अजीब सी भाषा में लिखा हुआ था जिसे लोकेश तो पढ़ सकता था, मैं नहीं पढ़ सकता था। उसे अब एक अलग काम दिया गया था। हम अब न्यूयॉर्क की सड़क पर थे और वहाँ एक लड़की का पीछा कर रहे थे। वो लड़की फ़ोन पर लगी हुई थी और उसका ध्यान ज़रा भी सड़क पर नहीं था। हम दोनों उसके पास ही थे, लेकिन वो हमें देख नहीं सकती थी। लोकेश बता रहा था, वहाँ सामने से ट्रक आएगा। अगर इसने कदम उस ट्रक के आगे बढ़ा दिए तो वो रोक नहीं पाएगा, उसी के नीचे आकर मरेगी। लेकिन अगर इसने ध्यान दे दिया तो ये बच जाएगी। अब इसकी मौत हमारे हाथों में ही तो है। वहां पर हमने इंतजार तो किया, लेकिन उस लड़की का फोन पहले कट गया, जिस कारण उसका ध्यान सड़क पर पड़ गया और वो ट्रक के आगे नहीं आई। वो भी बच गई थी। फिर से एक दरवाज़ा खोल हम एक झोंपड़ी से बाहर आए। उसने फिर से हाथ में पकड़ा अपना वो सूटकेस खोला। उसमें अब एक अलग नाम था। फिर से हम वहां पर गए। वो आदमी बहुत बूढ़ा था और गलत दवाइयाँ ले रहा था। उसे शायद फ्लू हुआ था, जिसकी गलत दवाइयाँ वो ले रहा था अपनी मर्जी से। उसकी मौत का कारण भी आज हार्ट अटैक होने वाला था। उसे हार्ट अटैक हुआ भी
और उसकी आत्मा को इस झोंपड़े से बाहर निकालकर यहाँ तक हम ले आए थे और यहाँ उसे छोड़ दिया। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ मैं नहीं जानता। मैंने ये सवाल लोकेश से किया भी था और उसने कहा हमारी तरह ही उसे भी काम समझा दिया जाएगा, अब वो भी यहाँ पर काम करेगा। मैं अपने दोस्त के साथ एक पूरा दिन बिता रहा था और मेरे शरीर की बस हो चुकी थी। मैं थक चुका था। मैं सिर्फ आत्मा नहीं शरीर के साथ था और मेरे दोस्त ने भी कह दी मैं मजबूर हूँ, मुझे ये काम करना ही होगा, तभी मुझे आज़ादी मिलेगी। मैं इस काम से आगे निकल पाऊंगा और शायद मुझे दोबारा शरीर मिल पाए। इंसानों के साथ यही तो होता है, यहीं हमें अपने काम करने पड़ते हैं। अगर मैंने ज़्यादा अच्छे काम किए होते तो ये काम मुझे करना नहीं पड़ता और मैं ऊपरी स्तर तक जाता, लेकिन मजबूर हूँ, ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाया। तुम्हारे साथ सारा दिन मस्ती ही तो किया करता था। इस बात ने मेरे चेहरे पर मुस्कान ला दी थी और उसे गले से लगाकर मैं वापस मुड़ चला। कपड़े तक पहनने को नहीं मिले थे मुझे। फिर से बिना कपड़ों के मैं उसी रेगिस्तान में वापस उस जंगल में जाना चाहता था, वहां अपने घर में पहुंचना चाहता था। बड़ी मुश्किल से उन सुरंगों से बचता हुआ निकला था मैं। उन चुड़ैलों वाले रास्ते से भी बचकर बड़ी मुश्किल से निकला। वो मुझ पर हंसती रही थी, लेकिन मेरे पीछे पीठ पर बहुत सारे खरोंच के निशान जरूर बना दिए थे इस बार उन्होंने। उसके बाद उन आग जलाए लोगों के पास से भी निकला। वो कंकाल ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते थे। अगर मैं उन्हें धक्का देता वो शायद बिखर से जाते। अब मैं उस तालाब तक पहुंचा था। मैं अपने गांव के पास वाले उस तालाब में नहाना चाहता था और वहीं पास में ही तो कपड़े उतारे थे मैंने। मैं कपड़े पहनता उससे पहले शरीर को धोना चाहता था। उस तालाब में नहाने के लिए जैसे ही मैं उतरने वाला था, मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। डर सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था इस तालाब में कुछ तो है जो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। और मैं देख भी तो आया था हमारी छोटी छोटी गलतियां किस तरह हमें मौत के कितना करीब ले आती है। मैं उस तालाब में नहाया नहीं और बाहर आ गया। वहीं से पानी को शरीर पर फेंका और शरीर थोड़ा साफ किया और कपड़ों की तरफ बढ़ चला। एक पेड़ के पास मुझे अपना दोस्त मिला मुस्कुराता हुआ और उसने दूर से ही हाथ हिलाकर ये कह दिया तुमने सही किया, तुमने चुनाव बिल्कुल सही किया, वरना तुम्हारी मौत भी यहीं पर आने वाली थी। इस तालाब में एक मगरमच्छ काफी समय से रह रहा है। तुम इस तरफ आए ही नहीं, इसलिए तुम्हें पता नहीं चल पाया। तुम ही तो पहले शिकार बनते उसका। उसके बाद गांव में दहशत फैल जाती। ये कहता हुआ हाथ हिलाकर वो वहां से निकल गया और मैं भी डरा हुआ उस तालाब से काफी दूर आ गया। मैं अब सीधा घर की तरफ आ गया था और ये इतना लंबा सफर जैसे मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। मैं जान गया था मौत के बाद की सच्चाई को। मैं जान गया था हमें क्या क्या भुगतना पड़ता है और अपने दोस्त के साथ भी जैसे मैंने दिन बिता लिया था। कई देशों में घूम आया था मैं। भले ही काम छोटे छोटे ही किए थे, लेकिन अब दोस्त का वो गम नहीं रहा था। शायद हमें भी वैसी ही जिंदगी जीनी पड़ती है। शायद हमें भी मौत के बाद कुछ काम मिलते हैं जो हमें करने पड़ते हैं। मैंने इस घटना के बारे में गांव में कई लोगों को बताने की कोशिश की, लेकिन हर कोई मुझ पर हंस पड़ता। बिना कपड़ों के इतनी दूर तक चला गया और पकड़ा तक नहीं गया। ये बात सुनकर हर कोई हंस देता। बुजुर्गों से बात करता तो वो कहते सिर्फ साफ दिल वाला उस रेगिस्तान को पार कर सकता है, वरना आम लोगों को वो रेगिस्तान तक नजर नहीं आता। तुम बच्चे इतने साफ दिल वाले नहीं लगते, मुझसे हर कोई ये कह देता। लेकिन जो मेरे साथ घटा वो तो मैं ही जानता हूँ। शायद मुझ पर कोई यकीन करेगा भी नहीं। जैसे आप भी मुस्कुरा रहे होंगे, इस कहानी को बस एक कहानी ही समझ रहे होंगे। हर कोई ऐसा ही तो करता है। जो बात हम पचा नहीं सकते उसे झूठ मानकर आंखें मूंद लेते हैं।